सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर वेदपाल, हिंदी विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा, आज आपके साथ चर्चा करूंगा हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के प्रथम चरण की। ये वो युग था जिसने हिंदी कविता को रीतिकालीन श्रृंगारिकता से काफ़ी हद तक मुक्त करने का कार्य किया। तो आइए हम जानें इस भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं। इसका समय है सन 1850 से 1900 तक। इसका नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो इस काल के सबसे प्रमुख कवि थे, जिन्होंने हिंदी कविता को एक नया रूप देने का काम किया। यद्यपि भारतेंदु हरिश्चंद्र को बहुत लंबा जीवन काल प्राप्त नहीं हुआ, परंतु 35 वर्ष के अपने छोटे से जीवन काल में ही इन्होंने ऐसा कार्य हिंदी साहित्य के लिए कर दिखाया जिसके लिए हिंदी साहित्य हमेशा इनका ऋणी रहेगा। इस युग के अन्य प्रमुख कवियों में नाम आता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह और बाबू बाल मुकुंद गुप्त का। आइए अब हम देखते हैं कि इस युग की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। इस युग की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना से तात्पर्य है इस युग के कवियों ने अपनी काव्य रचना में देशभक्ति और देश प्रेम को पूरा महत्व दिया। हम सभी जानते हैं कि ये वो समय था जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और सन 1857 में हम भारतवासियों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में गुलामी से मुक्ति के लिए प्रथम स्वाधीनता संग्राम छेड़ा था। यद्यपि जिस उद्देश्य से ये संग्राम छेड़ा गया था उसमें हमें सफलता नहीं मिली, परंतु इस संग्राम की असफलता ने भी भारतीयों के मन में अपने देश के सम्मान व जातीय गौरव को भर दिया। फलतः भारतेंदु युगीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना की गहन अभिव्यक्ति हुई है। इस काव्य में सबसे पहले तो विदेशी शासकों, उनकी नीतियों, उनके अत्याचार व शोषण का विरोध किया गया, क्योंकि इससे भारत की आर्थिक दशा बिगड़ती जा रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, निर्धन दिन दिन होत है भारत भुव सब भांति, ताहि बचाई न कोउ सकत निज भुज बुद्धि बल कांति। इस युग के कवियों ने केवल विदेशी शासन का ही विरोध नहीं किया, अपितु उन्होंने भारतवासियों की सोई हुई अंतरात्मा को जगाने के लिए भारतवासियों के प्राचीन गौरव का भी खुलकर गुणगान किया, क्योंकि ये कवि जानते थे कि जब तक हम भारतवासी अपने पुराने इतिहास को नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम भारतवासी विश्व में सबसे अग्रणी समझे जाते थे, तब तक हमारा मनोबल
टूटता रहेगा और हम इन विदेशी शासकों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतवासियों में उत्साह का संचार करने के लिए भारतेंदुयुगीन कवियों ने भारत के प्राचीन गौरव का भी गुणगान किया। तीसरी बात यह है कि भारतेंदु युग के कवियों ने विदेशी सामान का भी बहिष्कार करने के लिए भारतवासियों को प्रेरित किया, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरने वाली है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, अपना बोया आप ही खावें, अपना कपड़ा आप बनावें, माल विदेशी दूर भगावें, अपना चरखा आप चलावें, बड़े सदा अपना व्यापार, चारों दिस हो मौज बहार। इस प्रकार की कविताएं लिखकर इस युग के कवियों ने अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम होने का परिचय दिया। दूसरी इस युग की विशेषता है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना से अभिप्राय है कि भारतेंदु युग के कवि ये जानते थे कि हमारे पिछड़ेपन का कारण विदेशी शासक तो हैं ही, इसके अतिरिक्त हमारी अपनी पुरानी मान्यताएं, जिनमें पाखंड और अंधविश्वास भी सम्मिलित है, वे भी कहीं न कहीं भारतवासियों को पतन के गर्त में धकेलने का काम कर रही हैं। इसलिए इन कवियों ने उन सामाजिक विसंगतियों को प्रभावी ढंग से जनसाधारण के समक्ष उठाया है, ताकि वे अपनी कमज़ोरियों को पहचानें तथा उनके भयावह परिणामों से प्रभावित होकर उन कुरीतियों को त्याग दें। इस क्रम में कहीं तो भारतेंदु युग के कवि बाल विधवाओं की दुर्दशा देख कर बहुत ही द्रवित होते हैं और उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो कहीं वे भारतवासियों के अंतरतम में गहराई तक जड़ जमाए बैठे पाखंड और अंधविश्वासों की भर्त्सना करते हैं। इसी क्रम में वे अपनी कविताओं में छुआछूत और जातिवाद का कड़ा विरोध करते हैं और कहीं पर वे किसानों की दुर्दशा को देखकर भी अपना मत व्यक्त करते हैं। एक स्थान पर निर्धन किसान का जो शोषण हो रहा था, अंग्रेजी शासन में जो जमींदारी प्रथा लागू थी और किसानों से जो लगान वसूल किया जाता था, उस पर कटाक्ष करते हुए भारतेंदु युग का कवि लिखता है, आह बिचारे दुख के मारे निस्दिन पच पच मरे किसान, जब अनाज उत्पन्न होए तब सब उठवा ले जाए लगान। तो इस तरह से भारतेंदु युग का कवि अपनी युगीन समस्याओं के प्रति पूर्ण रूप से सजग और सचेत है। तीसरी इस युग की विशेषता है भक्ति भावना। इस युग के अधिकांश कवियों ने राधा व श्री कृष्ण को ही अपना उपास्य देव माना है। इनके काव्य में भले ही भक्तिकालीन भक्त कवियों जैसी उत्कृष्ट भक्ति भावना नहीं दिखाई देती, फिर भी यह अवश्य कहा जाएगा कि इनके भक्तिपरक काव्य में एक सच्चे भक्त की श्रद्धा, एक निष्ठा व प्रेम के दर्शन होते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा अन्य कवियों ने भी अपनी इस भक्ति भावना का परिचय दिया। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन एक कविता में लिखते हैं, श्याम घन सम शोभित घन श्याम, दामिनी सम राधा रानी संग मोहत मन अभिराम, भव भय ताप हरहु प्रभु मेरे, सुखदायक छवि धाम।
कहीं कहीं कवियों ने निर्गुण भक्ति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और कहीं सगुण भक्ति में भी श्री राम को आराध्य बनाकर अपने हृदय की श्रद्धा को इन्होंने समर्पित किया। लेकिन अधिकांश कवियों ने राधा व श्री कृष्ण को ही अपना उपास्य समझकर अपनी भक्ति भावना को कविताओं में अभिव्यक्त किया। अगली विशेषता है श्रृंगार भावना। यद्यपि हिंदी काव्य में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका था, परंतु रीतिकालीन श्रृंगारिकता से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाया था। इन कवियों ने प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, वर्षा बिंदु जैसे ग्रंथों की रचना करके अपने श्रृंगार भावना का परिचय दिया। कहीं कहीं उसमें घोर श्रृंगारिकता का भी समावेश दिखाई देता है, जैसा प्राय रीतिकाल में पाया जाता है। और श्रृंगार रस के दो पक्ष जो कहे जाते हैं, संयोग व वियोग, इन दोनों का ही वर्णन भारतेंदु युग में पाया जाता है, परंतु खास तौर पर वियोग श्रृंगार के बहुत सुंदर उदाहरण इस काव्य में देखने को मिलते हैं। जो विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार की 10 अवस्थाएं साहित्य में मानी गई हैं, भारतेंदु युगीन काव्य में इन सभी अवस्थाओं पर कहीं न कहीं कवि ने अपनी लेखनी चलाकर इनका वर्णन किया है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन काव्य में प्रकृति चित्रण भी हुआ है, परंतु इनके काव्य में अधिकांशतः परंपरा स्वरूप ही प्रकृति का चित्रण हुआ है। इन कवियों ने प्रकृति चित्रण पर किसी विशेष ग्रंथ की रचना नहीं की है और ज़्यादातर प्रकृति चित्रण आलंबन रूप में हुआ है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की गंगा वर्णन, यमुना वर्णन आदि कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। एक कविता में गंगा का सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, नव उज्ज्वल जलधार हार ही रक्सी सोहती, बिच बिच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती, लोल लहर लहि पवन एक पर एक इमि आवती, जिमि नरगण मन विविध मनोरथ करत बना मिटावती। ऐसे ही ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी अपने काव्य में प्रकृति के अनेक मनोरम चित्र उपस्थित किए हैं। उनके काव्य में प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण व नैसर्गिक दृश्यों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। अगली विशेषता है हास्य एवं व्यंग्य का प्राधान्य। भारतेंदु युगीन काव्य में हास्य एवं व्यंग्य की भी पर्याप्त सृष्टि हुई है। जहाँ पर किसी कथन से हृदय में गुदगुदी तथा होठों पर मुस्कान उत्पन्न हो, तो वहाँ हास्य रस की सृष्टि मानी जाती है। जबकि यदि किसी कथन पर होठों पर मुस्कान तो आए, परंतु साथ में हृदय उस कथन में छिपी सच्चाई से शिक्षा ग्रहण करे या जिस पर वो व्यंग्य किया गया है वह उसकी तीव्रता से तिलमिला उठे, वहाँ सफल व्यंग्य की सृष्टि मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बंदर सभा जैसी कविताएं लिख करके इसी प्रकार से हास्य व्यंग्य की सृष्टि की है। ऐसी कविताओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हमारे तत्कालीन राजनीतिज्ञों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। एक सभासद के रूप में बंदर
का ये कहना कि पाजी हूँ मैं कौम का, बंदर मेरा नाम, बिन फिजूल कूदे फिरे मुझे नहीं आराम, ये स्पष्ट रूप से ये संकेत करता है कि तत्कालीन हमारे शासक कैसे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुकरियाँ लिख करके भी इस प्रकार के हास्य व्यंग्य की सृष्टि की है। अंग्रेज़ों की शोषण नीति पर कटाक्ष करते हुए वे एक स्थान पर लिखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने केवल विदेशी शासकों पर ही व्यंग्य नहीं किए, बल्कि वो ये बात भली भांति जानते थे कि हमारे समाज का पतन का एक कारण हमारा अपना रूढ़ियों से ग्रस्त होना भी है, या कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों को भुला करके शराब के नशे में डूब जाते हैं, वे भी समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते। इसलिए भारतीयों की शराब पीने की लत पर उन्होंने एक मुकरी के माध्यम से इस प्रकार व्यंग्य किया, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करें खराब, ए सखी साजन नहीं शराब। तो ऐसे हास्य और व्यंग्य की सृष्टि इस काव्य में हुई है, जिसके माध्यम से कवियों ने अपने सामाजिक सरोकार को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। इस युग की अगली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। ये इतिवृत्तात्मकता साहित्य का गुण नहीं बल्कि दोष मानी जाती है। इतिवृत्तात्मकता से तात्पर्य है कि जब कोई कवि अनावश्यक रूप से अपनी कविता में चीज़ों का विस्तार करे, खास करके प्रकृति चित्रण में भारतेंदु युग के कवियों ने इस प्रकार की इतिवृत्तात्मकता का प्रयोग किया। उनके लंबे लंबे ऐसे वक्तव्य, ऐसे चित्रण जिनको सुन करके पाठक ऊबने लगे, उनकी कविताओं में आए हैं। तो इस प्रकार से इतिवृत्तात्मकता कहीं न कहीं काव्य की श्रेष्ठता में बाधा बन करके आती है, जिससे भारतेंदु युग के कवि मुक्त नहीं रह सके। एक विशेषता है निज भाषा प्रेम। भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी भाषा अपनाने पर जोर दिया, और उनका स्पष्ट कथन है कि जब तक अपनी भाषा उन्नति नहीं करेगी तब तक हम किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर पाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्पष्ट लिखा कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिय को सूल। जब तक अपनी भाषा उन्नति नहीं करेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और सब उन्नतियों का मूल जो है वो उन्होंने अपनी भाषा को ही माना। तो इस प्रकार से इन कवियों ने अपने भाषा प्रेम को प्रकट किया और स्पष्ट रूप से ये बात कही कि हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए। तो इस प्रकार से निज भाषा प्रेम का परिचय दिया कवियों ने। अंतिम इसकी विशेषता है
अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष में भाषा की अतिरिक्त छंद, अलंकार और शैलियाँ इत्यादि का वर्णन किया जाता है। भारतेंदु युगीन कवि ब्रज भाषा जो पहले से चली आ रही थी उससे मुक्त नहीं हो पाया, और काव्य में तो उसने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया, जबकि गद्य में भारतेंदु युग के कवि ने नया प्रयोग करते हुए खड़ी बोली हिंदी में साहित्य रचने का प्रयास किया, और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। शैली की जहाँ तक बात है तो मुक्तक काव्य शैली ही अधिकांश कवियों ने अपनाई। कुछ कवियों ने बहुत सुंदर गीतों की भी रचना की, और उनके लिखे हुए गीतों में गीति काव्य के सभी तत्व, भावात्मकता, वैयक्तिकता, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता आदि गुण पाए जाते हैं। छंद की जहाँ तक बात है, कवियों ने दोहा, रोला, गणाक्षरी आदि छंदों का खूब प्रयोग किया। इनके अतिरिक्त जो लोक प्रचलित छंद थे उस समय के, कजली, लावनी, मुकरियाँ आदि में भी इन कवियों ने काव्य रचना की, और जो प्रचलित अलंकार थे उन सभी को अपना करके इन कवियों ने अपने काव्य को सौंदर्य प्रदान करने की चेष्टा की। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से भारतेंदु युग की ये प्रमुख विशेषताएं आपने देखी, जिनमें राष्ट्रीय भावना, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगार भावना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य, निज भाषा प्रेम, इतिवृत्तात्मकता और काव्य की शैलियाँ और छंद अलंकार इत्यादि जो अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत आते हैं, ये सब आपने इस प्रश्न के दौरान देखा। आप कभी भी समय निकालकर बार बार इस वीडियो को सुने, देखें, इससे आपकी परीक्षाओं की तैयारी भली प्रकार से हो पाएगी। आप सभी का धन्यवाद।